हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुम्मी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कैवलियर पोइट्री। इससे पहले हमने बहुत सारी पोइट्रीज कर ली है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख ले, या तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंग्लिश पोइट्री नेम पे जो है वो प्लेलिस्ट बनी होगी तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कैवलियर पोइट्री। इसके नोट्स जो हैं वो बिल्कुल ईजी बने हैं, तो आप इस तरीके से पेपर में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैवलियर पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पोइट्री इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। सो कैवलियर पोइट्री की बात हो रही है यहाँ पे। और ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। सो बोला कैवलियर पोइट्री जो है वो डिफरेंट है, किससे? पारंपरिक पोइट्री से, इन इट सब्जेक्ट, उसके विषय से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग इश्यूज लाइक रिलीजन, फिलोसफी एंड द आर्ट्स, कैवलियर पोइट्री एम्स टू एक्सप्रेस द जॉय एंड सिंपल ग्राटिफिकेशन ऑफ सेलिब्रेटरी थिंग्स मच लाइवलियर देन द ट्रेडिशनल वर्क्स ऑफ दिस प्रिसेसडर। देखो क्या मतलब है इसका। धर्म दर्शन और कला जैसे मुद्दों से निपटने के बजाय कैवलियर पोइट्री का मोटिव रहता था कि अपने पूर्ववर्तियों के पारंपरिक कार्यों की तुलना में उत्सव की चीजों की खुशी और सरल संतुष्टि को व्यक्त करना। ठीक है, अब चलते हैं हम पैराग्राफ 2 पे। दे वर द members of the aristocracy, they got their name from the supporters of King Charles I। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात, सपोर्टर्स का मतलब होता है समर्थकों। ठीक है, इन द 17th century who was the later executed as a result of civil war। तो क्या बोला है? दे वर द मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी के यानी कि अभिजात के वो सदस्य हुआ करते थे। कौन? कैवलियर पोइट्री के लोग, जो पोएट्स थे। दे गॉट देयर नेम फ्रॉम सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स I। तो उनको उनके नाम कहाँ से मिले थे? जो किंग चार्ल्स I थे, किंग चार्ल्स प्रथम थे 17th सेंचुरी में, उनके जो समर्थक थे उनके द्वारा उनको जो है वो नाम दिया गया था। हु वॉज लेटर एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सिविल वार, जिन्हें बाद में गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप मार डाला गया था। अब चलते हैं नीचे। दे वर नोन एज रॉयलिस्ट रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, सर जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड कोवलेस आर नोन एज द कैवलियर पोएट्स और कैवलियर रिलिकिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रॉयलिस्ट कि ये सब जो थे, ये सब कौन थे? ये सब, इन सबको हम रॉयलिस्ट कहते हैं। और साथ में कौन कौन है हमारे पोएट्स के यहाँ पे नाम लिए हैं जो कैवलियर पोएट्री के पोएट्स हैं, वो है रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, सर जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड कोवलेस। ये सब जो है हमारे कैवलियर पोएट्स हैं, या हमको कैवलियर रिलिकिस्ट भी कह सकते हैं। रिलिकिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो अपने पोयम को कविता की तरह से लिखते हैं, विद द नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ रॉबर्ट हैरिक हु वाज द क्लर्जीमैन। तो चलो अब इससे नीचे पढ़ जाते हैं। द अदर पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ चार्ल्स I। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो और पोएट्स होते थे इस टाइम के, वो कहाँ रहते थे? कोर्ट का मतलब होता है दरबार, दरबार में रहते थे चार्ल्स प्रथम के। दे फेवर द किंग एंड द कोर्ट पार्टी एज अगेंस्ट द पुरिटन एंड द पार्लियामेंट। वो क्या, किसको फेवर करते थे? किंग को फेवर करते थे और दरबारियों को फेवर करते थे। किसके अगेंस्ट जाते थे? पुरितन लोगों के अगेंस्ट जाते थे और पार्लियामेंट यानी कि संसद के अगेंस्ट जाते थे। बट दे डिड नॉट यूज देयर पोएट्री एज अ मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द वॉइस ऑफ द किंग। दे केप्ट देयर रॉयलिज्म अवे फ्रॉम देयर पोएट्री। मतलब क्या बोला है कि वो उसके अगेंस्ट रहते थे, किंग का साथ देते थे और पुरितन्स और पार्लियामेंट यानी कि संसद के विपरीत रहते थे। लेकिन उनका मानना ये था कि हम विपरीत तो हैं, लेकिन हम अपनी पोइट्री में ये चीज का यूज नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो रॉयलिज्म है, यानी कि राजभक्ति है, हमारा राजा के प्रति जो प्रेम है वो एक तरफ है, और हमारा जो काम है यानी हमारी जो पोइट्री लिखनी है वो एक तरफ है। तो हम अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है, मैटर है, अगर हम अगेंस्ट है तो वो हम पोएट में यानी कि पोइट्री में यूज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे हैं। दे वर रिलिकल पोएट एंड चीफली डेल्थ विद लव, ब्यूटी एंड वार, with the exception of Robert Herrick
who wrote both religious and secular poem. The other Cavalier poet dealt only the secular themes. देखो क्या बोला है, मुख्य रूप से प्रेम, सौंदर्य और युद्ध से जुड़े थे। रॉबर्ट हैरिक के अपवाद के साथ उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की कविताएं लिखी। अन्य कैवलियर कवियों ने केवल धर्मनिरपेक्ष विषयों में ही लिखा, ठीक है, उसको निपटा दिया, यानी कि उन्होंने दोनों चीज लिखी, ठीक है, रिलीजियस मतलब धार्मिक और इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षण। और लेकिन और जो कैवलियर पोएट्स थे उन्होंने जो है वो सिर्फ धर्मनिरपेक्षण के ऊपर लिखा, धार्मिक के ऊपर नहीं लिखा। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन एंड जॉन डोने। अब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। अब इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ा कैवलियर पोएट्री में? द कैवलियर रिलिकिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन एंड जॉन डोने। मतलब ये जो रिलिकिस्ट आए कैवलियर की, जो हमने पीछे बात की थी, ये सब लोगों की पीछे पोएट्स थे ना, आपने यहाँ पे देखा था, ये सब जो हमारे पोएट्स थे, सर जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड कॉबलेस, है ना, थॉमस क्रू। तो ये सब किसके अंडर आए थे? ये सब आए थे, इनके प्रभाव के अंदर आए थे, बेन जॉनसन के और जॉन डोने के। एंड मोस्ट ऑफ देम फेल्ट प्राउड ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ सन्स ऑफ बेन। तो मोस्ट जितने भी रिलिकिस्ट थे, जितने भी पोएट्स थे, उनको ये कहने में बहुत प्राउड फील होता था, गर्व फील होता था कि वो जो है सन्स ऑफ बेन है, यानी कि जिस टाइम में इन सब के प्रभाव के अंदर वो आए तो वो अपने आप को सन्स ऑफ बेन यानी कि बेन के पुत्र अपने आप को कहते थे। दे डिराइव्ड फ्रॉम बेन जॉनसन द क्लैरिटी एंड lucidity of expression, control of emotions and sophistication of tone. वे बेन जॉनसन से प्राप्त हुए अभिव्यक्ति की स्पष्टता और स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण और स्वर का परिष्कार करते थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोने दे यूज्ड अ conversational tone, metaphysical concepts, etc. in their poem. Thus, both Ben Jonson and John Donne were their role models. अब क्या बोला है? डोने के प्रभाव में उन्होंने अपनी कविताओं में एक संवादात्मक स्वर, आध्यात्मिक अहंकार आदि का उपयोग किया, ठीक है, किसके टाइम में? जोने के टाइम में, जोने के प्रभाव में। और बेन जॉनसन को और जॉन डोने को वो दोनों अपना क्या मानते थे? अपना आइडल मानते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे। अब कुछ मेन फीचर्स जानेंगे, यानी कि फीचर्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं जानेंगे कैवलियर पोएट्री का। द कैवलियर पोएट्स रोट शॉर्ट लिरिकल पोएम्स बट डिड नॉट लाइक सोनेट्स। अब क्या बोला है कि जो कैवलियर पोएट्स थे वो छोटे छोटे पोएम्स लिखते थे, लेकिन वो उनको सोनेट्स लिखना पसंद नहीं था। अब बात करते हैं सोनेट्स। सोनेट्स क्या आता है? सोनेट्स का होता है सोनेट अ पोएम दैट हैज 14 लाइंस, एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइंस होती हैं, ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स। सिलेबल्स का मतलब होता है कि हर एक पंक्ति में 10 अक्षर ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ थीम, और एक ही पैटर्न होगा, एक ही पैटर्न, राइम का एक ही पैटर्न होगा, ठीक है। तो देखो जिसमें से 14 लाइन होगी और हर पंक्ति में सिर्फ 10 वर्ड होंगे तो वो कितनी छोटी होगी, लेकिन तब भी उनको वो सोनेट्स लिखना पसंद नहीं था। वो उसके जगह पे जो थे वो पोएम्स लिखते थे छोटी छोटी, ठीक है। अब सेकंड स्पेशलिटी देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। कैवलियर रिलिकिस्ट डिड नॉट राइट एज प्रोफेशनल्स फॉर पब्लिसिटी। जो कैवलियर रिलिकिस्ट थे यानी कि पोएट्स थे, वो प्रोफेशनल चीजें नहीं लिखते थे पब्लिसिटी के लिए। दे रॉट केयरलेसली एंड देयर पोएट्री वॉज इमेच्योर। वो बहुत केयरलेसली यानी कि लापरवाही से अपना काम करते थे और बहुत इमेच्योरली वर्क करते थे, ठीक है। उनकी पोएट्री में काफी इमेच्योरिटी दिखती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। They used direct language in the poetry which expressed a highly individualistic personality in more detail. The Cavaliers while writing accepted the idea of renaissance. अब इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पोएट्री में जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती थी। डिटेल में चीज़ें को लिखना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और बहुत इजी लैंग्वेज वो यूज करते थे, जो कि कैवलियर पोएट्री की बहुत ज़्यादा जो है मेन फीचर है। दे अवॉइडेड डिस्कवरिंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल। वे आत्मा की गहराइयों को खोजने से बचते थे। अब लास्ट है, Cavalier poetry's main thematic concern is the pleasure. Many poems favor living in movement and are often erotic in nature. Moreover, as Cavalier poets were aristocrats, Cavalier poetry focuses on the cultural life that aristocrats led.
क्या बोला है, कैवलियर कविता का मुख्य विश्वगत सरोकार आनंद है। कई कविताएं क्षणों में जीने की पक्षधर है और अक्सर प्रगति में कामूम होती है। इसके अलावा जैसा कि कैवलियर कविता यानी कि कैवलियर पोएट्री सांस्कृतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करती है जो अभिजात वर्ग को नेतृत्व करती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कैवलियर पोएट्स के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 पोएट्स हैं, उसके बारे में छोटा छोटा नोट्स लिखेंगे। तो रॉबर्ट हैरिक के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट हैरिक ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैवलियर रिलिकिस्ट, वो जो थे सबसे महान कैवलियर रिलिकिस्ट में आते हैं। ही वॉज द चीफ ऑफ दोज हु गेन इंस्पिरेशन फ्रॉम बेन जॉनसन, कॉल्ड देमसेल्फ द सन ऑफ बेन। तो ये वो है, प्रमुख है उस टाइम के, और बहुत सारी इंस्पिरेशन उन्होंने ली है कहाँ से, बेन जॉनसन से, और वो अपने आप को जो है वो बेन जॉनसन के पुत्र कहते हैं। हिज 2 वॉल्यूम ऑफ पोएम नोटेबल नंबर्स एंड हेस्पेराडाइज both are collection of short poems. His poems are religious as well as secular. secular का मतलब होता है कि मतलब धर्म निरपेक्ष, यानी कि रिलीजियस धार्मिक भी उनकी पोएम होती थी और उनकी पोएम जो है वो धर्म निरपेक्ष भी होती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है थॉमस क्रू। थॉमस क्रू का क्या है, he was a reputed wit of his time. He was known as the कोटली पॉलिश्ड लव पोएट। हिज फेमस पोएम, इनकी भी फेमस पोएम यही है। सबसे पहले अब रेपुटेटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी थे उस टाइम के वो, और उनकी फेमस पोएम देख लो क्या है, आस्क मी नो मोर एंड अपॉन अ रिबन टाइड अबाउट हिज आर्म। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पोएट की तरफ, सर जॉन सकलिंग। ही रन्ड हिमसेल्फ इन द रॉयलिस्ट cause he was rich, brilliant and witty, ये भी उन्हीं की तरह थे। his best known poem is why so pale and वाह fond lover, इनकी भी फेमस पोएम ये थी। ठीक है, बट अब हमारे जो फोर्थ पोएट है वो है रिचर्ड लवलेस। सकलिंग की तरह ये भी रिच एंड ब्रिलियंट है। He prepared his volume untitled लुकास्टा in prison, इसका मतलब है उन्होंने जेल में लुकास्टा शीर्षक से अपना वॉल्यूम तैयार किया। अब हम चलते हैं अपना कंक्लूजन पे, पूरे पोएम के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कैवलियर पोएट्स took a lighter approach towards love than some of their कैवलियर पोएट्स जो थे वो अपनी जो पोएम है, अपने पोएम का रिप्रेजेंट करने का तरीका है दूसरों के सामने बहुत प्यार भरे तरीकों से रखते थे। दे लिव्ड फॉर अ मोमेंट, वे पल भर के लिए रहते थे। द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट यूज्ड बाय कैवलियर वाज, बहुत उनका कॉमन फॉर्मेट कौन सा था, रोज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू इन देयर पोएम्स। एंड लास्ट, इन देयर पोएम्स दे रिफ्लेक्टेड द attitudes of many quartet that love need not be more than a little joy. in their poems, वो अपनी कविताओं में they reflected the attitude of many quarter, वो दरबार में जितने भी लोग रहते थे उनके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे कि प्रेम को थोड़े आनंद से अधिक नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना था। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये पोएम है ये खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF पाने के लिए यानी कि इसके नोट्स पाने के लिए अगर आपको क्लियरली चाहिए पेज बाय पेज, तो आपको जो है नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। साथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करके सीधा आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझको फॉलो कर सकते हैं, मेरे से वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं जो चीज़ें आपको एजुकेशन रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।